Dear students, welcome back. CPG EE 2022 कॉटन यूनिवर्सिटी गुवाहाटी असम इसके 2022 पेपर को आज हम एनालाइज कर रहे हैं। थैंक्स उन स्टूडेंट को जिन्होंने मुझे ये पेपर भेजा है और उन सब को भी जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया, जिसके चलते कि मैं इस पेपर को एनालाइज कर रहा हूँ। ये पेपर थोड़ा सा आगे जो हम डिस्कस करेंगे 2021 से थोड़ा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन भी इसमें 50 से 60 कर दिया गया, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्वीट छोटा सा पेपर। ऑफ कोर्स इट टेक्स लॉट आउट ऑफ यू, और मुझे भी इसमें कुछ रिसर्च भी करने पड़े हैं क्योंकि सीरीज ऑफ क्वेश्चन इसमें थोड़े वेग एंड टफ है। लेकिन ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम के, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, खास करके CUT PG एंड UGC नेट एंड अदर टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स एंजॉय वाचिंग दिस वीडियो। शुरू करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू। यदि आप कोई भी इंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं, यदि नेक्स्ट ईयर 2024 के ले रहे हैं, तो वेट मत कीजिए। यदि आप CUET PG दे रहे हैं तो ये 2 बुक के साथ तैयारी अभी से शुरू कीजिए। यदि आप अन्य कोई एग्जाम दे रहे हैं तो इस 2 बुक के साथ। इसकी लिंक यहाँ पे दी गई है, इसको आप क्लिक तो नहीं कर सकते। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिकेबल लिंक भी दी जाएगी, वहां आप क्लिक करके सीधा अमेजन पे इसको आप ले सकते हैं नॉमिनल कॉस्ट। आइए क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, एक जनरल जो पैटर्न है इसका पेपर का, 2021 से ये पेपर टफ है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है। इसका मतलब ये है कि ईयर टू ईयर आप नहीं गेस कर सकते कि जिस लेवल का क्वेश्चन पिछले साल था वही आगे के साल में भी होगा। ये हमेशा CUET PG में भी ऐसा हो रहा है, UGC नेट में भी हो रहा है। तो यू शुड बी रेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ पेपर्स। ये थोड़ा सा टफर साइड में हल्का सा है। यदि इसमें इन जनरल देखें तो 60 क्वेश्चन, एक तो इन्होंने 50 से बढ़ा के 60 कर दिया है, तो थोड़ा सा ये पेपर लेंदी भी हो गया है। 50 कंपेरिजन 50 वाज वेरी स्वीट। दूसरा, इसमें यदि आप देखें कि कितने क्वेश्चन टफ या अर्बिट हैं, तो मुझे लग रहा है करीब 10 से 12 क्वेश्चन टफ या अर्बिट हैं, जिसको मैं डी कहूंगा या अर्बिट कहूंगा। और करीब 5-6 क्वेश्चन जो है वेग हैं, जो ऑलवेज जिसका क्वेश्चन आंसर कुछ भी हो सकता है, इस टाइप के उन्होंने पूछे। कुछ इनवैलिड भी हैं, कुछ गलत जैसे भी हैं। तो जो प्योर क्वेश्चन बच जाते हैं वो करीब 40 क्वेश्चन के आसपास इनके अच्छे क्वेश्चन हैं, जिसको कि कोई भी स्टूडेंट जो मेरे साथ बना हुआ है सॉल्व करेगा। सो कट ऑफ भी जो है 40 बहुत अच्छा इसमें मार्क्स हो जाएगा। 40 आउट ऑफ 60 इज अ वेरी गुड मार्क्स। नाउ विद दिस डिस्क्लेमर लेट अस बिगिन। द एजेंडा फॉर पीस वॉज इनिशिएटेड बाय। एजेंडा फॉर पीस सुनते ही आपको बहुत कुछ याद आना चाहिए। एजेंडा फॉर पीस, जब बुतरोस बुतरोस घाली जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन के 1992 में, तो एक कमेटी बनी थी और उन्होंने उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया था उस पर एक बुक भी निकली थी। वो बुक जो है बुतरोस बुतरोस गाली ने ही उसको एडिट किया था। उस बुक का नाम था द एजेंडा फॉर पीस, प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी, पीस मेकिंग एंड पीस कीपिंग। आप इसको पढ़ के ही आपको पता लगता होगा कि ये है क्या। ये पूरी कमिटी जो यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग मिशन है और कैसे पीस इस्टेब्लिश किया जाए, कैसे पीस को बनाए रखा जाए, इस पर एक पूरी एक कवायद थी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है एजेंडा फॉर पीस। सभी बच्चे इसको याद रखते हैं, आप भी याद कर लीजिए। यहाँ तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि वॉज इनिशिएटेड बाई UN सेक्रेटरीट। यहाँ तो ये भी नहीं लिखा हुआ है कौन से सेक्रेटरी जनरल थे। कई जगह पूछा जाता है किस सेक्रेटरी जनरल के टर्म में हुआ था, और ये भी पूछा जाता है कि पहले क्या था, तो प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी, फिर पीस मेकिंग एंड फिर पीस कीपिंग। इस तरह के जो सीक्वेंस है वो भी UGC नेट में पूछे जाते हैं। अंडर इंटरनेशनल लॉ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ 3-4 क्वेश्चन रिपीटेड, इसका मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको बहुत खुशी होगी क्योंकि इन दोनों जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ उससे आगे आने वाले जो मुझे बताया गया है 7 तारीख को पेपर है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन आपको दिखेंगे, उसको तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने बताया था कि नॉट प्रोविटेड, मैं अभी भी उसी पे हूँ। ऐसे कई जगह लोग कह सकते हैं कि पार्शियली प्रोविटेड है NPT CTBT के तहत, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें सही आंसर जो है होना चाहिए नॉट प्रोविटेड। प्रोविटेड नहीं है। कोई भी इंटरनेशनल लॉ नहीं रोकता है न्यूक्लियर वेपन के यूज को एज सच। विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज अफेक्टेड बाय सिविल वॉर इन रिसेंट टाइम। ये 2022 की पेपर है, जबकि हमें पता है कि अभी भी जो है सूडान जो है इस साल भी 2023 में भी सिविल वॉर से अफेक्टेड हुआ। तो इसका आंसर तो सूडान, अब उस समय में सूडान है या कॉन्गो है, लेकिन मुझे लगता है कि आप पहले की बात छोड़ दें। अभी यदि रिसेंट टाइम में देखें तो सूडान जो है वो सिविल वॉर से अफेक्टेड हुआ है,
और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आपको आ भी सकता है कि कौन से ऑपरेशन चलाए गए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वहां से जो फंसे हुए इंडियन थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए, वो ऑपरेशन कावेरी है। तो ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से निकालने के लिए, इन दोनों को जरूर याद रखिएगा। और ऑपरेशन दोस्त को भी याद रखिएगा जो टर्की में भूकंप आई थी वहां राहत के लिए। तो इन 3 ऑपरेशन, दोस्त, कावेरी एंड गंगा को इससे रिलेटेड याद कर लीजिए। आइडेंटिटी एंड वायलेंस इज रिटन बाय, ये बड़ा सरप्राइजिंग क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन है। ये आप गेस नहीं कर सकते कि प्रोफेसर अमृत सेन ने लिखा है। मैंने भी गेस नहीं किया था, मुझे भी नहीं पता था, मैंने नेट पे देखा और आप लोग के लिए तो मुझे दिखाई पड़ा कि आइडेंटिटी। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप जानते हैं तो जानते हैं, इस तरह क्वेश्चन को मुस्कुरा के आगे बढ़ जाइए, नो प्रॉब्लम। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील किसके टाइम में साइन हुआ था, कौन प्राइम मिनिस्टर थे? ये सब इतना आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि ये जो न्यूक्लियर डील था, एक्चुअल तो ये साइन अल्टीमेटली 2008 में हुआ, लेकिन 2005 में इसकी घोषणा हुई थी। 3 साल तक कवायद चली थी और मनमोहन सिंह उस समय में प्राइम मिनिस्टर थे। इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील, इससे रिलेटेड तो इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने कई जगह दिया है। हाइड एक्ट, 1, 2, 3 एग्रीमेंट एंड मेनी अदर एक्ट्स जो है साइन हुए थे। सीरीज ऑफ वहां के लॉ को चेंज करना पड़ा था न्यूक्लियर डील साइन करने के लिए, वो सब इससे पूछे जाते हैं। एक्ट ईस्ट, और उस समय में जॉर्ज बुश थे, ये भी याद रखिएगा, जॉर्ज बुश जूनियर। एक्ट ईस्ट पॉलिसी स्टैंड्स फॉर, ये क्वेश्चन थोड़ा वेग आपको लग सकता है, लेकिन देखिए एक्ट ईस्ट क्या है, नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए। पहले जो है ये लुक ईस्ट पॉलिसी थी नरसिम्हा राव के टाइम में, उसको उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया। बेसिकली आसियान कंट्री के साथ में एक क्लोजर इकोनॉमिक टाइज, उसमें कल्चर भी है लेकिन इकोनॉमी मेन है। सो इट इज बेसिकली इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। वैसे मिलिट्री डिप्लोमेसी यहाँ है, ऐसा कोई हमारा आसियान के साथ मिलिट्री टाई अप नहीं है। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी किसको कहते हैं जान लीजिए, जहां पे कि गवर्नमेंट नई पिक्चर में आती है, पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी, सिविल सोसाइटी डिप्लोमेसी, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो इसलिए ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है। आसान क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट ए मेंबर ऑफ सीटो? ये क्यों सीटो सेंटो ये पूछते हैं, ये सब कोल्ड वॉर की अलायंसेस थी साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल एशिया में, उसमें इंडिया दोनों में मेंबर नहीं था, ना तो सीटो का ना सेंटो का। एक और बहुत फेमस क्वेश्चन इन लोगों को एक फेवरेट है कि पाकिस्तान इन दोनों का मेंबर था। ये कई जगह पूछते हैं कि पाकिस्तान किसका मेंबर था, सीटो का भी सेंटो का भी। ये सब कोल्ड वॉर के मिलिट्री अलायंसेस थे। यूएसए ने कम्युनिज्म को कंट्रोल करने के लिए या कंटेन करने के लिए साउथ ईस्ट एशिया में और सेंट्रल एशिया में बनवाया था। गुजराल डॉक्ट्राइन जो है, ये कितनी बार पूछा जाता है, वॉज डायरेक्टेड टुवर्ड विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ कंट्री? ये अपने जो इमीडिएट हमारे नेबरहुड हैं उनके लिए गुजराल डॉक्ट्राइन लेके आए थे जब ये फॉरेन मिनिस्टर थे, बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। इनका ये कहना था कि हमें बिग ब्रदर की छवि को हटाना चाहिए, क्योंकि हमारे छोटे कंट्री नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, ये सब डर जाते हैं हमारे इस इमेज से। और हम बड़ा भाई जो है, कभी ऐसा नहीं होता है कि तुम मुझे ये दो तो मैं तुम्हें वो दूंगा, जिसको क्विड प्रो क्यों कहते हैं, मतलब बदले का बदला। बड़े भाई को एक तरफा जो है कंसेशन करना होता है कि तुम ले लो, हम तुमसे कुछ बदले में नहीं चाहते हैं। इस एक तरफे कंसेशन की फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स नेबरहुड के जो कंट्री हैं उसको गुजराल डॉक्ट्राइन कहा जाता है। इन विच ईयर, सॉरी यहाँ थोड़ा छोटा छोटा है, इन विच ईयर कैडेस्ट्रल सर्वे एंड सेटलमेंट वाज कंडक्टेड बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन असम? मैंने असम के दोनों क्वेश्चन छोड़ दिए, एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये किसी और एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है नहीं और बहुत स्पेसिफिक है, आप पढ़ लीजिएगा। इससे आपको ये सबक मिलती है कि यदि आप कॉटन यूनिवर्सिटी के या गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के एग्जाम दे रहे हैं मेरे स्टूडेंट, तो वहाँ की पॉलिटी, वहाँ के थोड़ा हिस्टोरिकल पॉलिटी, आज़ादी के पहले बाद कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर, वहाँ से क्या हुआ था, इस तरह क्वेश्चन को देख लीजिए। ये तो पढ़ना भी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही छोटा छोटा इसमें है। यहाँ पे देखिए मैं पढ़ देता हूँ। वाइल मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर associated with the Committee on Public Accounts, Public Undertaking, members of Committee on Estimates are drawn entirely from लोक सभा। ये बिल्कुल सही है। जो एस्टिमेट कमेटी होती है वो लार्जेस्ट कमेटी भी है, इसमें 30 मेंबर होते हैं, सभी के सभी लोकसभा से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर वर्क्स एंड, तो 1 जरूर सही होगा, तो 1 तो इसमें नहीं है, तो ये ऐसे ही खत्म हो गया। द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स वर्क अंडर द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर, बिल्कुल नहीं। कोई भी जो है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर जो है वो गाइड नहीं करती मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर को, वो जस्ट लाइक एनी मिनिस्ट्री वो अपना काम करती है, और वो एक तरीके से जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उसको गाइडेंस दे सकता है, लेकिन वो किसी भी तरीके से कैबिनेट कमेटी के अंदर नहीं होती। तो ये बिल्कुल गलत है, तो 2 जिसमें है वो गलत हो जाएगा,
ये सब गलत। तो एक ही सही बचा 1 and 3। आपको 3 को पढ़ने की भी जरूरत नहीं, यदि आप इस ट्रिक को जानते हैं। 1 and 3 विल बी राइट। यहां देखिए इसमें से कौन सा करेक्ट पूछ रहा है। द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया इज सैंक्शन अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एकदम बिल्कुल सही है, तो 1 जरूर सही होगा, तो इसमें 1 सब में है। द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नो, ज्वाइंट सीटिंग जो है प्रेसिडेंट कॉल करता है, ध्यान रखिएगा, जबकि उसको चेयर जो है वो स्पीकर करता है। तो 2 गलत है। तो यदि 2 गलत है तो 2 जहां जहां है वो गलत हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएगा। अब केवल 1 सही है या 1 and 3। तो 3 को देखते हैं। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन बोथ हाउसेज रिगार्डिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल देयर इज नो प्रोविजन टू समन ए ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। यस, अमेंडमेंट के लिए और इवन मनी बिल के लिए भी कोई ज्वाइंट सेशन नहीं होता है, ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती, केवल ऑर्डिनरी बिल के लिए होती है, इसलिए 3 भी सही है। इजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग द पैसेज। इसमें से कौन पहले होता है कौन। ये बहुत ही अच्छा स्टार क्वेश्चन है जो हर जगह पूछा जाता है। ये बजट पास करने की प्रोसीजर है। सबसे पहले जो है डिमांड फॉर ग्रांट, मतलब हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अपनी जो बजट एस्टिमेट करती है कि हमको इतने इतने पैसे चाहिए साल भर के लिए, उसको उस पर वोटिंग होती है, वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट होता है। उसके बाद जनरल नहीं, पहले जनरल, एक सेकेंड, पहले जनरल डिस्कशन होगी, ओके, 2, फिर वोट, फिर जो है वोट फॉर ग्रांट होगा, फिर उसका अप्रोप्रिएशन बिल होगी, और फिर जो है फाइनेंस बिल सबसे बाद में पास की जाती है। अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है कि जब डिमांड फॉर ग्रांट तो केवल ये हुआ कि इस मिनिस्ट्री को मान लो 15,000 करोड़ रुपए मिलेगा। अप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 15,000 रुपए निकालने की अनुमति ली जाती है पार्लियामेंट से। और फाइनेंस बिल जो है वो टैक्सेशन, कहाँ से ये पैसा आएगा उसके लिए टैक्स प्रपोजल को प्रस्तुत किया जाता है। सो 2143 तो यहाँ पे है। 14 नंबर रीजन एजर्सन का क्वेश्चन है, जिसका कि मैंने ऑप्शन हटा दिए हैं क्योंकि आपको पता है कि ए में जो है दोनों सही होते हैं, और आर जो है ए को एक्सप्लेन करता है। बी, इसके जो बी ऑप्शन होता है या सेकेंड ऑप्शन होती है, वो होती है कि दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं करते हैं। और एक होता है ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है। यहाँ पे देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, ये बिल्कुल सही है। ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो कि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। तो जो रियल पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होता है उसमें होता है। लेकिन ये मेरे अनुसार से इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। यदि इन्होंने ए देंगे तो ये गलत होगा, मेरे अनुसार से ये बी है, किसी भी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता है। इसका जो सीक्वेंस है, ये चारों बहुत ही फेमस केस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल केस जिससे फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल और यहाँ तो फेडरलिज्म के बारे में काफ़ी गंभीर जो है उसके परिणाम हुए थे। सबसे पहले गोलकनाथ आता है और सबसे बाद में एसआर बोम्मई। तो 1 and 4 से अंत होता हुआ कौन सा है। केवल एक ही है जिसमें कि 1 पहले और 4 बाद में है, उसको आप टिक मार लीजिए। तो गोलकनाथ, फिर केशवानंदा, फिर मिनरवा मिल, एसआर बोम्मई, इनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, पूछा जा सकता है। Consider the following statement: the Supreme Court of India tenders advice to the President of India on matters of law or fact. ये आर्टिकल 143 में है, इसको एडवाइजरी जुरिडिक्शन कहते हैं। ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव नहीं। if he seeks such an advice, he मतलब प्रेसिडेंट, yes, only if the matter relate to, no, ऐसा नहीं कि केवल फंडामेंटल राइट के मैटर में ही देगा। तो ओनली 2 सही है इसमें बस। और एक बात और जान लीजिए कि ये जो एडवाइस प्रेसिडेंट मांगते हैं उस पर एडवाइस देना कोई नेसेसरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, अनलेस कि वो एडवाइस जो है किसी फेडरल मैटर, मतलब कि स्टेट और सेंटर के बीच में झगड़े जो कि आर्टिकल 131 के तहत आता है, उसके तहत ना पूछा गया हो, तब तक ये कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है सुप्रीम कोर्ट का कि वो एडवाइस दे ही। और ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट के लिए उस एडवाइस को मानना ना मानना भी कोई बाध्यता नहीं है। 70 नंबर देखिए, बहुत क्यूरियस क्वेश्चन है। फॉर रूसो, destruction of existing knowledge is a necessary condition for the establishment of a new social order. रीजन दिया है, the knowledge of any form represents ruling class fantasies and desires, therefore existing knowledge cannot be progressive or liberating and it's often deprive the masses. अब यहाँ पे देखिए, आप बुरी तरीके से कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा है। रूसो ने ऐसा कहा है कि नहीं, ये बहुत वेग है कि उन्होंने ऐसा कहा भी। ऑफ कोर्स उन्होंने ये जरूर कहा है अपने डिस्कोर्स ऑन आर्ट एंड साइंस में कि जो नॉलेज होता है वो हमेशा प्रोग्रेसिव नहीं होता, वो करप्टिंग भी होता है।
इसलिए जो मॉडर्न नॉलेज है, उस समय की जो सिविलाइजेशन है, उसका डिबेसिंग इफेक्ट भी ह्यूमन नेचर पे होता है। लेकिन ये चीज़ की एकदम डिस्ट्रक्ट कर देना चाहिए, आई डोंट नो कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा है, लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए, इसके स्ट्रक्चर को, इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर रखा है। इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कहे कि ये दोनों एक ही साथ फॉल्स है, कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब है एक सही है, एटलीस्ट एक सही है। ये ऐसा फ्रेम है एजर्सन रीजन कि यदि एक सही है तो दूसरा जरूर सही होगा। आप पढ़ के देखिए, फॉर रूसो डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज नेसेसरी, यदि कोई ये कहता है तो अपने आप ये सही हो जाता है कि नॉलेज ऑफ एनी फॉर्म रिप्रेजेंट रूलिंग क्लास और इसको डिस्ट्रक्ट होना जरूरी है। इसका मतलब है कि ये दोनों सही है। यदि एक सही है तो दोनों सही है, और दोनों गलत हो ही नहीं सकते। इसका मतलब कि बोथ ए एंड आर ट्रू, और एक्सप्लेनेशन तो है ही, ये तो बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ये ए, बिना जाने हुए भी कि ये एकदम फैक्ट है कि नहीं, आप केवल स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्शन से इसको जान सकते हैं कि ए ही इसका आंसर होगा। वाई डज एरिस्टोटल कंसिडर मैन ए पॉलिटिकल एनिमल? इन्होंने कहा था जू पॉलिटिकॉन, मतलब एक मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल। वो जो है पॉलिटिकल मतलब क्या होता है कि वो ह्यूमन एक ग्रुप में, अरेंजमेंट में डिसीजन लेता है, अपने को रहता है, सॉलिटरी आइसोलेशन में हम नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में रीजन है। उनका ये कहना था। विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट ए रिपब्लिक? रिपब्लिक वो होता है जिसमें कि जनता मालिक होती है, कोई राजा नहीं होते हैं। यूनाइटेड किंगडम आपको पता है ना, राजा रानी होते हैं, इसलिए वो रिपब्लिक नहीं है। हु चेयर्स द मीटिंग ऑफ द यूएस सीनेट? ऑफ कोर्स वाइस प्रेसिडेंट। जैसे हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा को चेयर करते हैं, सेम वे में अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट चेयर यूएस सीनेट। द डॉक्ट्राइन ऑफ सुलह अकुल, जो कि अबुल फजल और अकबर ने मिलकर किया था, उसका मायने होता है यूनिवर्सल पीस एंड ब्रदरहुड। स्वराज महात्मा गांधी के लिए क्या था? इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल तो था ही, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, मोरल रीजनरेशन, मतलब एकदम एक मोरली रीजनरेटेड, मोरली डेवलप्ड इंडिविजुअल का बनना, और सेल्फ गवर्निंग एंड सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट विलेज रिपब्लिक, ये सब था। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। आप एक बात ध्यान देना स्टूडेंट की, इस पेपर में और पिछले पेपर में भी ऑल ऑफ द अबव ऑलवेज करेक्ट है, इस बात को ध्यान देना, आगे भी आपको ये हेल्प करेगा। Which of the following were the dominant theme during the first stage of the evolution of public administration? जो फर्स्ट स्टेज था वो 1887 से लेके 1926 तक कहलाता है, जिसमें कि सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन था, डाइकोटमी। प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसके बाद था। वैल्यू फ्री साइंस, यस कहा जा सकता है। स्टडी ऑफ पब्लिक पॉलिसी नहीं था, तो बहुत बाद में था। इफिशिएंसी इकोनॉमी भी बाद में वॉच वर्ड आया। तो मेरे अनुसार से इट इज 1 and 3 जो है वो सही इसका ऑप्शन है, 1 and 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द बेसिक थीम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? नहीं, ध्यान दीजिएगा, नॉट, तो ये तो जरूर था। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड था, साइंस मतलब सभी इसमें थे, पढ़ लीजिएगा। तो नन ऑफ द एबव होगा, मतलब कोई नहीं था, मतलब सभी था। ये डबल नॉट का देखिए। हु वेयर द पाइनियर्स ऑफ बिहेवियरल अप्रोच इन द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? लिखा था यहाँ पे, कट गया है। इसमें आप हर्बर्ट साइमन एंड रॉबर्ट हल को मार सकते हैं। वैसे बिहेवियरल रिवोल्यूशन लाने का श्रेय जो एल्टन मायो को भी दिया था, जिन्होंने ऑथोरियन एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन हर्बर्ट साइमन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर एक रिवोल्यूशन लाती है, बिहेवियरल अप्रोच ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। रॉबर्ट डहल भी इस पे काफी काम करते हैं। रीजन एडजस्टमेंट देखिए 26, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए स्टेबलाइजिंग फोर्स इन द सोसाइटी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी व्हेन गवर्नमेंट चेंज। ये दोनों बिल्कुल सही है, एक्सप्लेन भी करता है ऑप्शन ए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एजर्सन, द फोकस ऑफ टेलरिज्म, मतलब कि जो अभी आपने देखा फेडरिक टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज नैरो, ये इनका एक क्रिटिक किया था कि ये नैरो था, because it concentrated on shop floor, it concentrated only on economic incentive and considered man as machine, and इस टाइप की उसकी बुराई की जाती है। दोनों बिल्कुल सही हैं, और ये भी ए ही होगा। एजर्सन है, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज मोर ए थियोरिटिकल फॉर्मुलेशन देन ए प्रैक्टिकल वन। बिल्कुल सही है, ऐसा प्रैक्टिकली संभव होता नहीं। क्यों? यहाँ लिखा गया है, इन मॉडर्न कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन इट इज नॉट पॉसिबल टू रिसीव बोथ टेक्निकल एंड जनरल ऑर्डर्स फ्रॉम ए सिंगल बॉस। ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए ये भी सही है, इसको एक्सप्लेन भी करता है ये। अब यहाँ देखिए, तो आप एज ए फॉर्मूला देख रहे होंगे कि अधिकतर रीजन रिजर्वेशन में ऑप्शन ए सही है, तो इसको आप गेस भी कर सकते हैं। यदि आप कंफ्यूज हो तो ए को ही सही मारना, बी को नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? अब जेंडर, जो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है, जेंडर एंड सेक्स का डिफरेंस उस पर है। जेंडर सोशलाइजेशन लीड टू जेंडर आइडेंटिटी एंड ह्यूमन ऑफ ह्यूमन बीइंग, सही है। जेंडर स्टीरियोटाइप, मतलब कि
औरतों को जो है मुंह छिपा के हंसना चाहिए, औरतें कमज़ोर होती हैं, इमोशनल होती हैं, उनको घर में सर्विस करने का काम, सेवा का मिलना चाहिए, वो कम्पिटिटिव नहीं होती, ऑब्जेक्टिव नहीं होती, इस टाइप की बातें जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, ऐसा कुछ सही नहीं है, कोई बायोलॉजिकल नहीं है, हेल्प्स इन द कंटिन्यूइंग ऑफ पैट्रियार्की। तो फेमिनिस्ट जो है आरोप लगाती हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो है उससे हमें पैट्रियार्की से हम मुक्त नहीं हो पाते हैं। फेमिनिज्म वांट्स टू एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ फीमेल सेक्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो इक्वलिटी चाहते हैं। फेमिनिज्म डिमांड्स इक्वलिटी ऑन बोथ द सेक्सेस। स्पॉयल सिस्टम क्या है, ये कई जगह पूछा जाता है। इसको जैक्सोनियन सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि उसमें जैक्सन प्रेसिडेंट थे। ये बेसिकली ये होता था कि उस समय तक, ये 1883 में बंद हो गई थी अमेरिका में, कि कितने साल हो गए, 125 साल से भी ज़्यादा, कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती थी, ऑफ कोर्स डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन, वो अपने पार्टी के जो समर्थक, जो ब्यूरोक्रेट होते थे, उनको अच्छी पोस्टिंग देते थे, और जो उनके पार्टी के आइडियोलॉजी से अलग होते थे उनको चुन चुन करके वो संट या खराब पोस्ट पे भेजते थे। इसको स्पॉयल सिस्टम कहा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉब टू द सपोर्टर्स ऑफ द पार्टी इन पावर। तो ये इतना गलत है, इसको स्पॉयल इसलिए कहा, जैसे डकैत लोग जो हैं जब लूट का माल लाते हैं तो अपने में बांटते हैं, उसको उस तरह से टर्म किया गया। इस पे जो प्रेसिडेंट जैक्सन है उनकी एक गारफील्ड नाम के एक युवक ने गोली मार के हत्या कर दी, ये कहते हुए कि इस प्रेसिडेंट के चलते मुझे जॉब नहीं मिला, स्पॉयल सिस्टम के चलते। उस पर पेंडलेंटल कमेटी बिठाई गई और उसने अनुशंसा दिया कि कभी भी स्पॉयल सिस्टम अच्छा नहीं है और मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो फिर अमेरिका में 1883 से मेरिट बेस्ड सिविल सर्विसेज के अपॉइंटमेंट शुरू हुए। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक थीम ऑफ द रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जानते हैं, जिसका कि अभी काफी दंश जो है पूरी दुनिया झेल रही है, जिसमें कि रिलीजन, एक रिलीजन को ही श्रेष्ठ मानना, उसमें जो बातें हैं उसको डॉगमा की तरह स्वीकार करना, और ये समझना कि जो है वही ट्रूथ है और कोई जो है ट्रूथ नहीं हो सकता है, उसके मल्टी डायमेंशनल नहीं हो सकते हैं, उस तरह की। तो इसमें जो है मॉडर्निज्म तो कभी आएगी ही नहीं, तो नॉट है तो यही हो जाएगा। बाकी फंडामेंटल इम्पल्स, मिलिटेंसी, एंटी मॉडर्निज्म होगा। 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ मोनिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, जिसने जो दिया था जॉन ऑस्टिन ने, जो ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे, कि सॉवरेन इज एब्सोल्यूट इंडिविजिबल ऑथोरिटी। मोनिस्टी का मतलब वन, लॉ इज कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय द फोर्स और कोएर्सन, सोसाइटी इज पॉलिटिकल एंड इंडिपेंडेंट। चूंकि ये दोनों सही है तो इसको छोड़िए, ये होगा ही सही, रट भी सकते हैं, सोसाइटी इज पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट, ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि दो सही है। ग्रीन बजटिंग किसको कहते हैं, जो यहाँ लिखा है वही ग्रीन बजटिंग है, सभी ऑल ऑफ द अबव। प्रोटेक्टिंग द इकोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, कंसिडरिंग एनवायरमेंट इशू इन बजटरी एलोकेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये सब जो है ग्रीन बजटिंग, मतलब कि एनवायरमेंट को यदि आप बजट में ले आते हैं। Which of the following features of rule of law as propounded by A.V. Dicey is wrong? अब यहाँ पे देखिए, none of the above मतलब सभी सही हैं। इसको दूसरे तरीके से कहा सकते हैं, यहाँ चूंकि not है तो यहाँ none जो है all हो जाता है, तो इसको जस्ट पढ़ लीजिएगा, ये सब सही है। मैं क्या पढ़ूँ इसको, मतलब बेसिकली ये है कि कोई आर्बिट्री शासन नहीं है, कोई कानून से ऊपर नहीं है, कानून के अंदर में सभी बराबर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन निकलती हैं, लाइक दैट। A.V. Dicey, the father of rule of law. Which of the following does not prescribe the unlimited political obligation? ये टफ क्वेश्चन है, बहुत देर बाद एक टफ क्वेश्चन है, लेकिन अब सीरीज में काफी टफ क्वेश्चन आपको आएंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ फोर्स मेजर जो है ऑफ कोर्स अनलिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की बात करता है। फोर्स मेजर मतलब ऐसी चीज जिसके कि अनुमान लगा सकते हैं, भूकंप आ जाए, दिस आ जाए, मतलब उस सब कंडीशन में आपको पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के बारे में सोचना भी नहीं है। डिवाइन राइट तो कहता है कभी मत सोचिए, राजा को किसी भी हाल में पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन देना है। कंजर्वेटिव थ्योरी कहता है कि आपको इसलिए देना चाहिए कि मोरल है, आपकी मोरल ऑब्लिगेशन है कि आपको जो है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन या जो जो रूलर है उसकी ऑर्डर को या उसके लॉ को ओबे करना है। केवल प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट जो है वही मॉडर्न है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है, और वो अनलिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन नहीं देती। हम पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन विड्रॉ कर सकते हैं यदि रूलर या राजा या सॉवरेन अपना ड्यूटी ठीक से ना करे, आर्बिट्ररी हो, जॉन लॉक। सो इसका सही आंसर है डी, और ये डिफिकल्ट है। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सबअल्टर्न इन सोशल थ्योरी, ये भी डिफिकल्ट है। वैसे एक बार आप जान जाएंगे, ये इस टर्म को ही क्वाइन किया था ग्राम्स्ची ने। ग्राम्स्ची ने जो है सबअल्टर्न उनको कहा था जो कोई कॉलोनियल रूल, ये तो हटा दीजिए, ये ऐसा है। ग्राम्स्ची ने क्या कहा था कि जो
जो कॉलोनियल या इंपेरियल रूल में जो नेटिव है वो सब अल्टर्न हो जाते हैं, मतलब दबे कुचले लोग हो जाते हैं। जैसे यदि ब्रिटिश शासन हो रहा है तो जो इंडिया के नेटिव पीपल हैं सब अल्टर्न हो गए विस अंग्रेज। तो ये एंटोनियो ग्राम्सी, इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे माइकल वॉल्जर दिख रहे हैं जो एक कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं, कम्युनिटेरियन थिंकर थे। और एंथनी गिड्डन्स देखते हैं जो आपको इतना जानना नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चरेशन का इन्होंने जो है स्ट्रक्चर एजेंसी के बीच के तारतम्य का थ्योरी दिया था। Who among the following postulated that the quality of pleasure was no less important than its quantity? तो प्लेजर क्यों भी लो और हाई कैटेगरी में बांटने वाले जॉन स्टुअर्ट मिल थे। उनका कहना था कि यदि आपको शराब पी करके, मूवी देख करके, ताश खेल करके यदि प्लेजर होती है तो लो प्लेजर है, जो बॉडीली प्लेजर है। यदि आपको, जैसे मैं और आप अभी इंजॉय कर रहे हैं, नॉलेज के परस्यूट में नॉवेल पढ़ रहे हैं, लोगों की सेवा करके आपको इंजॉयमेंट मिलता है, वो हायर परस्यूट है, मेंटल परस्यूट है। Who among the following opined that Hitler's ideology was the culmination of Rousseau's thinking? अब ये मेरे अनुसार से ये बर्ट्रैंड रसल होगा, मैं जितना खोज पाया, लेकिन मैंने इस पे 5-6 मिनट दिया, इसका डेफिनेट आंसर नहीं है। फिर भी मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, मुझे लगता है बर्ट्रैंड रसल है, लेकिन और आप खोज लीजिएगा। Which of the following doctrine is not associated with classical liberalism? क्लासिकल लिबरलिज्म जो कि हॉब्स और लॉक से निकलती है, उसमें यूटिलिटेरियनिज्म भी आता है, बेंथम का इकोनॉमिक लिबरलिज्म भी आता है, सोशल डार्विनिज्म भी आता है कि सोसाइटी चुन लेती है जो फिट होते हैं, लेकिन केनिसिनिज्म नहीं आती। केनिसिनिज्म क्या था, जिसको कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहते हैं, जो कि मॉडर्न लिबरलिज्म से बनता है, जहां स्टेट को एक तरह से ये अधिकार दिया जाता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के लिए प्रोग्रेसिव टैक्स लगा सकती है, अमीरों से टैक्स ले सकती है, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, और गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। वो सोसाइटी के सोशल नीड या बेसिक नीड के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए जो है वो वेलफेयर एक्सपेंडिचर कर सकती है, इसको केनिसिनिज्म कहते हैं। Which of the following theories demonstrate skeptical attitude towards rationalism and progress? तो स्केप्टिज्म यदि रैशनलिज्म और प्रोग्रेस के लिए जब होती है तो उस तरह के थॉट को हम कहते हैं, कह सकते हैं कंजर्वेटिव थ्योरी कह सकते हैं। ये भी एक वेग है, क्योंकि लिबरल थ्योरी में तो रैशनलिज्म जो है और प्रोग्रेस कोर है, मार्क्सियन इसको काटते नहीं है, कम्युनिटेरियन तो लिबरल का ही पार्ट है। कंजर्वेटिव जो है रैशनलिज्म और प्रोग्रेस को थोड़ा शक की नज़र से देखते हैं, मतलब कि लॉजिक, रीजन, रैशनलिटी, तर्क, इसके बजाय वो जो पास्ट ट्रेडिशंस, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, उसको वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यहाँ देखिए रीजन एजर्सन, यहाँ ए पढ़िए। ए, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स हेल्ड दैट साइंटिफिक स्टडी ऑफ गवर्नमेंट इज पॉसिबल। ठीक है, ट्रू है। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप ए बॉडी ऑफ नॉलेज अबाउट गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स दैट कैन बी वेरीफाइड। ये भी ट्रू है, और चूंकि वेरीफेबल नॉलेज ये करता है तो साइंटिफिक भी हो जाता है, तो इसलिए ए होगा। तो आप देख रहे हैं कि अनदर एक रीजन एजर्सन जो है ए निकला। बहुत आसान जनरल क्वेश्चन है। यहाँ एजर्सन देखिए, सिमला पैक्ट वॉज साइंड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान 1972। बिल्कुल सही है, ट्रू है ये ए। और इट प्रोवाइड्स दैट टू कंट्रीज विल सॉल्व देयर डिस्प्यूट्स थ्रू मेडिएशन ऑफ अदर कंट्री। नो नो नो, किसी थर्ड कंट्री का मेडिएशन नहीं होगा, दोनों आपस में बायलैटरल बातचीत, द्विपक्षीय बातचीत करके सुलझाएंगे, इसलिए ये फॉल्स है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी, जहां की ए सही है और आर फॉल्स है। Which of the following is not a characteristic of traditional approach? 43 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच जो है नॉन कंपेरेटिव माना जाता है, डिस्क्रिप्टिव माना जाता है, पैरोकियल, स्टैटिक एंड मोनोग्राफिस्ट। मोनोग्राफिस्ट मतलब कि केवल एक थीम या एक टॉपिक पे ही जो है वो डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है, कंपेरेटिव नहीं होती है। तो यहाँ पे जो है पैरोकियल है, मोनोग्राफिक है, स्टैटिक है, केवल कंपेरेटिव नहीं होगी, जो कि मॉडर्न अप्रोच होगा। All states have constitution but all states do not observe constitutionalism। ये मैं खोजा करीब 5-6 मिनट इसको भी, मुझे लगता है ये फ्रेंच न्यूमैन होना चाहिए। फ्रेंच न्यूमैन जो है वो जर्मन थे, और उन्होंने जो वहाँ से फासिस्ट गवर्नमेंट थी, वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की धज्जी उड़ाते थे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसको जस्ट लेटर के तौर पे ले रहे हैं, स्पिरिट को डस्टबिन में फेंक दिया।
इसी को वो कहते हैं कि हर स्टेट के पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है, चाहे वो डिक्टेटरशिप ही क्यों ना हो, लेकिन हर स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो नहीं करता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वो भावना है जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन चलती है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहते हैं। Which of the following is not an input function of the political system? तो गैब्रियल अल्मंड जो इनपुट आउटपुट एनालिसिस करते हैं उनके अनुसार से इनपुट फंक्शन जो है उसमें पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन आता है, और आउटपुट में रूल मेकिंग, रूल एडजुडिकेशन, पब्लिक पॉलिसी, लॉ, एक्ट, ये सब आते हैं। सो रूल एडजुडिकेशन नहीं है इनपुट फंक्शन, ये आउटपुट फंक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लॉक, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पता है इसका आंसर क्या है। लॉक डिड नॉट सपोर्ट absolutism. Locke was a supporter of absolute sovereignty. No. Hobbes था, Locke considered the state of nature as chaotic. No, ये तो Hobbes ने कहा था. So Locke postulated several stages of contract. मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया था पिछले वीडियो में। Who among the following upheld the organic theory of state? ये बहुत आसान है, ये भी मुझे लग रहा है कि दूसरी बार पूछा जा रहा है। ये करने वाले अरिस्टोटल थे और बाद में हेगल ने भी इसको किया था। ऑर्गेनिक थ्योरी मतलब ये है कि स्टेट एक सुपर ऑर्गेनिज्म है और इंडिविजुअल उसके लिम्स या पार्ट्स जैसे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म? ये सब बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। एक कैनेडियन मार्क्सिस्ट थिंकर सीबी मैकफर्सन। पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म मतलब कि एक स्वार्थी इंडिविजुअल का समाज, जो कि हॉब्स और लॉक बनाते हैं अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट से, एक तरह का क्रिटिक ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। Which of the following is not part of a structure of legitimation according to Gramsci? Gramsci जो है ये कहते हैं कि जो दो टाइप के स्ट्रक्चर दिखते हैं सिविल सोसाइटी में, या कह लीजिए गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी या सुपर स्ट्रक्चर में। सुपर स्ट्रक्चर मार्क्सिस्ट थिंकिंग में बेस कहते हैं इकोनॉमिक, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं स्टेट, लॉ, पॉलिटी, मीडिया, सिविल सोसाइटी एंड ऑल। तो वहां पे दो तरह के जो हैं स्ट्रक्चर दिखते हैं। एक स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमेशन है जो कि सॉफ्ट पावर के थ्रू, आइडियोलॉजी के थ्रू वो हेजोमनी स्टैब्लिश करते हैं, जिसमें आते हैं फैमिली, स्कूल, चर्च, ग्रुप्स। ये मतलब लोगों का एक तरह से ब्रेन वॉश करते हैं, सोशलाइज करते हैं सही क्या है गलत क्या। और एक स्ट्रक्चर ऑफ कोर्सन है, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, प्रिजन, जो मार मार करके आपको मनवाते हैं हेजोमनी। तो दो तरह के लेजिटिमेशन, दो तरह के स्ट्रक्चर से जो है कल्चरल हेजोमनी जो डोमिनेंट क्लास है वो सबअल्टर्न क्लास पे इस्टेब्लिश करता है। सो जुडिशियरी इसमें हो नहीं सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमेशन में फैमिली, चर्च, स्कूल है। सो सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज कॉल फॉर रोल बैक ऑफ द फ्रंटियर्स ऑफ द स्टेट? मतलब स्टेट को करो पीछे, मार्केट को करो आगे। ये कहता है नियो लिबरलिज्म, जिस एज में हम लोग रह रहे हैं। स्टेट रोल बैक, स्टेट को कहता है कि तुम स्टीयर करो, तुम रोइंग मत करो, तुम खुद ही जो है कारखाना मत चलाओ, तुम खुद ही पब्लिक सर्विस मत दो, बिजली का सप्लाई है प्राइवेट कंपनी देगी, तुम रेगुलेट करो। द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल्स डेमोक्रेसी इज एसोसिएटेड विद, तो पीपल्स डेमोक्रेसी एक टाइम में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये थिंकिंग बनी थी रसिया में, सोवियत रूस में और मार्क्सिस्ट वर्ल्ड में, कि हमें जो है सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी के बजाय एक नॉर्मल जो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी जो सोशलिज्म की तरफ ले जाएगा वैसा ईस्टर्न यूरोप में प्रमोट करना चाहिए, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट होगा कम्युनिज्म को लाना। सो ये जो है एक मार्क्सिस्ट थॉट था पीपल्स डेमोक्रेसी, मतलब एक नॉर्मल डेमोक्रेसी मल्टी पार्टी जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी वन ऑफ द मेंबर रहेगी। शुरू में जो है इसी कॉन्सेप्ट से सारे ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता लिया कोलिशन गवर्नमेंट में, बाद में सबको मार के, फोड़ के, तोड़ के या उसको कब्जा करके उन्होंने सिंगल पार्टी जो है रूल इस्टेब्लिश किया। Who among the following calls for retrogressive change? देखिए रेट्रोग्रेसिव, यदि आप वर्ड का मीनिंग जानते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब होता है जो प्रोग्रेसिव चेंज को नापसंद करे। ऐसे लोग जो होते हैं रेट्रोग्रेसिव चेंज, जो जैसे कि मान लीजिए अभी लोग बोले कि रेट्रोग्रेसिव चेंज होगा कि नहीं, सभी औरतें इंडिया में जो है पर्दा में रहेंगी, तो ये एक रेट्रोग्रेसिव चेंज है कि हम 100 साल पहले ले जा रहे हैं। ये करने वाले रिएक्शनरीज होते हैं, जैसे तालिबान, उसको आप रिएक्शनरी कह सकते हैं। जैसे कि ईरान में जो अयातुल्ला खोमैनी का शासन है, रिएक्शनरी कह सकते हैं। मतलब जो ठीक है कि वो अच्छा है बुरा है, उस पर आप कह सकते हैं कि वो प्योरटाइन है, वो अच्छा है, जो पहले की बारी प्रथा थी। लेकिन जब टाइम में आप बैक चले जाते हैं तो रिएक्शनरी होती है, और ऐसे चेंज को रेट्रोग्रेसिव चेंज कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ह्यूमनिस्ट स्ट्रेन ऑफ नियो मार्क्सिज्म?
तो ये क्वेश्चन एकदम डिफिकल्ट है, ये सब भी क्वेश्चन डिफिकल्ट ही है, ये सब भी क्वेश्चन डिफिकल्ट है, एक सीरीज ऑफ डिफिकल्ट है. विच ऑफ द फॉलो इज नॉट करेक्ट फॉर ह्यूमनिस्ट स्ट्रेन ऑफ नियो मार्क्सिज्म, वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. तो क्रिटिकल थ्योरी ऐसे समझिए कि नियो मार्क्सिज्म के छतरी के तले क्या क्या आता है. तो क्रिटिकल आते हैं, फ्रैंकफर्ट स्कूल आते हैं, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म आते हैं. ये तो क्लासिकल मार्क्सिज्म में आता है, नॉट नियो मार्क्सिज्म. एलिनेशन आप जानते हैं, ह्यूमन इमेंसिपेशन तो मार्क्स की कोर थ्योरी थी. डिफिकल्ट. ये बहुत आसान है क्योंकि आप कार्ल मार्क्स को आप एलिनेशन से मिला दीजिए और ग्रैम्स्की को हेजीमोनी से, तो डी का 1 और ए का 4, तो आपका ये क्रैक हो जाता है. बाकी जस्ट मिला लीजिएगा हर्बर्ट मार्क्यूज को वन डायमेंशनल मैन एंड हेबरमास को लेजिटिमेशन क्राइसिस, याद कर लीजिए तो आपको कई जगह कुछ क्वेश्चन आंसर बन भी जाएंगे. 55 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. द ओल्ड इंस्टीट्यूशन, ये सब वेग क्वेश्चन है. द ओल्ड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच बेसिकली फोकसेस only on organizational and formal structure of institution law. एकदम बिल्कुल, जहां फॉर्मल देखिए ओल्ड इंस्टीट्यूशन, जहां इनफॉर्मल देखिए यहाँ न्यू इंस्टीट्यूशन, ये तो सही है. द ओल्ड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इज एक्सप्लिसिटली थ्योरेटिकल, यहाँ रुक जाइए. न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इज इंटरेस्टेड इन डायनेमिक प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशन चेंज, ये बिल्कुल सही है, इसलिए ये भेग होते हुए भी गलत है, इसलिए यही नॉट होगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. मेनी कन्फेडरेशंस have evolved into federation, जैसे कैनेडियन, यूएस, इस तरह. कन्फेडरेशन क्या होता है, बहुत लूज. जैसे यूरोपियन यूनियन अभी एक कन्फेडरेशन है, जहाँ पे कि सभी एकदम इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट एक लूज जो है एसोसिएशन बनाते हैं कि हम मिल करके कुछ कुछ शासन करेंगे. बाद में वो फेडरेशन में बदल सकते हैं, बाद में ईयू एक कंट्री में बदल सकता है, एक फेडरल स्टेट में, लाइक कनाडा, लाइक यूएसए, लाइक ऑस्ट्रेलिया. इन कन्फेडरेशन यदि लूज है, देर आर बाइंडिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स, नो कोई दैट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम हैविंग द यूनियन, नेवर. क्यों बाइंडिंग होगा, बाइंडिंग नहीं होगा कि वो तो इतना लूज होता है कि सभी अलग हो सकते हैं, इसलिए ये गलत है, आपको गलत ही खोजना था. इसका मतलब ये दोनों सही है. देयर इज नो सेंट्रल गवर्नमेंट एज सच इन कन्फेडरेशन, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हो ही नहीं सकता है क्योंकि सभी लूज होते हैं. द टाइज अमॉन्ग स्टेट एंड प्रोविंसेज आर मच स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ फेडरेशन. ऑफ कोर्स फेडरेशन में बहुत क्लोज टाई हो जाता है, आप निकल सकना भी मुश्किल होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन फॉर प्रमोटिंग पीस डिप्लोमेसी. ऑफ कोर्स नॉर्वे. यहाँ आप ध्यान दीजिए कि नॉर्वे में कहीं भी पीस की बात आती है तो नॉर्वे अपने फॉरेन पॉलिसी में कहता है कि पीस के लिए हम कुछ भी करेंगे. आप ध्यान दीजिए कि अरब इजराइल में संधि होती है 1993 में, फिलिस्तीन और इजराइल में, तो वो कहाँ होता है, ओस्लो में, उसको ओस्लो एकॉर्ड कहते हैं. श्रीलंका में तमिल और सिंहली जो है वो समझौता करते हैं, वो कहाँ होती है, नॉर्वे में. नॉर्वे उसको मेडिएट करता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है. तो नॉर्वे जो है अपने फॉरेन पॉलिसी में ही पीस को सबसे ऊपर रखता है कि हम कुछ भी करेंगे, पीस लाएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एनार्किज्म. तो एनार्किज्म ले ग्रेट कॉन्फिडेंस अपॉन द रीजनेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को इतना अच्छा मानता है, गुड नेचर्ड मानता है कि वो कोई लड़ाई झगड़ा बिना किए, बिना किसी ऑथोरिटी, कोई डंडे वाली ऑथोरिटी के बगैर भी जो है वो अपने को खुद मैनेज कर सकते हैं, यही एनार्किज्म है. इट आर्ग्यूज दैट स्टेट इज द सुप्रीम मैनिफेस्टेशन ऑफ कोएर्सिव पावर, यही तो वो कहते हैं कि स्टेट जो है वो फोर्स, डंडा, वायलेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए उस स्टेट को नकारते हैं, किसी भी फोर्स पे आधारित ऑथोरिटी को नकारते हैं. It visualizes a society with multiple centers of authority. Of course, the existing structure of society can be changed through revolution under the leadership of rules. ऐसा कुछ नहीं है. सुनने में आपको लगेगा कि एनार्की मतलब होता है chaos. No, ये तीनों एकदम सही है, ये गलत है. गांधी जी भी अपने को एनार्किस्ट मानते थे, याद रखिएगा. मतलब ऑथोरिटी को इन जनरल नकारना और ये कहना कि ह्यूमन अपने को भी और ग्रुप में भी बिना किसी कोअर्सिव हिरार्किकल फॉर्मल ऑथोरिटी के अच्छे से रह सकता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इकोलॉगिज्म. ये तो इकोलॉगिज्म लगातार पूछा जाता है, इसका मतलब है कि इकोलॉजी को सेंटर में रख करके नीति बनाना. मॉडर्निस्ट इकोलॉजी, जो कि सैलो इकोलॉजी है, seeks to reconcile the principle of ecology with the features of capitalist modernity. ये कहता है कि भाई जंगल तो काटना पड़ेगा, लेकिन हम वृक्ष भी रोपेंगे, हमें कुछ पॉल्यूशन तो करना होगा, लेकिन एंटी पॉल्यूशन फिल्टर भी लगाएंगे. तो ये तो शैलो इकोलॉजिज्म हो गई. तो ये तो जो है सही है, तो मॉडर्न इकोलॉजी है ये, या शैलो इकोलॉजिज्म. इको फेमिनिज्म आर्ग्यू दैट डोमिनेंस ओवर वुमेन लीड्स टू डोमिनेंस ओवर नेचर, यही इको फेमिनिज्म है.
आप वंदना शिवा को याद कीजिए, स्टेइंग अलाइव उनके बुक को याद कीजिएगा। डीप इकोलॉजिस्ट, जो कि एकदम इकोलॉजी को सेंटर में रखता है। चैंपियन द कॉज ऑफ बायोसेंट्रिक इक्वालिटी, बिल्कुल सही है, बायोसेंट्रिक होता है। इकोसेंट्रिज्म प्रायोरिटाइज द अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन नीड्स ओवर द इकोलॉजिकल बैलेंस। उल्टा, इकोसेंट्रिज्म प्रायोरिटाइज द नीड ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस ओवर अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन नीड के ऊपर वो इकोलॉजिकल बैलेंस को रखता है, जस्ट उल्टा, इसलिए ये गलत है और यही नॉट होगा। टारगेटिंग अनआर्म्ड सिविलियन पॉपुलेशन इज प्रोहिबिटेड अंडर विच लॉ? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप देख रहे हैं 3-4 क्वेश्चन रिपीटेड हैं। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ लाइक जेनेवा कन्वेंशन जैसे जो हैं, उसके तहत जो है वो सिविलियन पॉपुलेशन पे गोली बरसाना, टारगेट करना, मिसाइल दागना, ये मना है। लेकिन मानता कौन है? अभी आप बाकू में, आपको बुका में आपने देखा कि बच्चों के लाशों के ढेर थे, और कितने ही सिविलियन टारगेट को जो है, इवन वर्ल्ड वॉर दोनों में टारगेट किया गया, और अभी रसिया भी कर रही है, तो उस लॉ को भी लोग धज्जी उड़ाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि ये पेपर थोड़ा टफर साइड में था। जैसा मैंने कहा, इसमें 40 जो मार्क्स हैं या 40 क्वेश्चन, वो अच्छा माना जाएगा। आप अच्छे कॉलेज में, कॉटन यूनिवर्सिटी में, जहां भी आपको लेना होगा आप ले सकते हैं। एक बात और मैं कहूँगा कि रिपीट हो रही है, तो आप 4 बार, 5 बार, 6 बार जरूर 2021, 2022 के पेपर को देख जाइएगा। और दूसरा, इकोलॉजिज्म जो है वो ह्यूमैनिटेरियन, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, फेमिनिज्म से एक क्वेश्चन, इस तरह की क्वेश्चन ये रिपीट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन बहुत आसान दिख रहे हैं मुझे इसमें, और जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के थोड़े डीप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रीजन एजर्सन में अधिकतर जो आंसर जो है वो ए है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बी कम है। ओके देन, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं कि यहाँ पे इस तरीके से आप अमेजन पे इस लिंक के थ्रू बुक परचेज कर सकते हैं, जो बेस्ट रिसोर्स आपके इस एग्ज़ाम और किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए होगा, और इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। गुड विशेस। मुझे बताया गया है कि 7 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के बाद आप पेपर को शेयर करें, तो मैं उस दिन फिर एनालाइज करूंगा 2023 पेपर को। और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या अन्य किसी असम यूनिवर्सिटी के, तो आपका स्वागत है, आप भेजिए पेपर को, मैं ज़रूर देखूंगा और टाइम निकाल के कोशिश करेंगे उसको एनालाइज करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।